डेड पोएट सोसाइटी डीपीएस एंड साथ में लिखा हुआ है ओ कैप्टन माय कैप्टन। डेड पोएट सोसाइटी है, ये मूवी एक कैरेक्टर के अराउंड घूमती है। वो कैरेक्टर है जॉन कीटिंग। जॉन कीटिंग जो है इंग्लिश का प्रोफेसर होता है और 1989 के अंदर मूवी बनाई गई और फिर वो उनके कान में विस्पर करता है कार्पे डिएम, कार्पे डिएम, कार्पे डिएम, सीज द डे, सीज द डे माय फ्रेंड। नील पेरी को ना जॉन कीटिंग की एक पुरानी बुक मिली, उसमें डेड पोएट सोसाइटी का जिक्र था। अब ये नाम ही इस तरह का था कि डेड पोएट सोसाइटी, मरे हुए शायरों की सोसाइटी और तंजीम। वो सबसे छुपते छुपाते, वार्डन से छुपते छुपाते, और जब वो जा रहे होते हैं उनसे एक चीज पर ठोकर लगती है और ठक ठक की आवाज आती है, वार्डन फौरन उठ जाता है, पास मारता है कि भाई कौन जा रहा है। सकिंग द मैरो आउट ऑफ लाइफ, निकाल सकते हैं, खोल के देख सकते हैं आप जी कि यार ऊपर से देखने का ना मजा ही अलग है। थिंक फॉर योरसेल्फ, अपने बारे में सोचो। वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। Try to find your own. The two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. आसमान जोर के चीखो, जो तुम्हारे अंदर है वो निकाल भाई। तो वो कहता है कि आपका बेटा और मेरी बेटी एक जो ड्रामा है उसके अंदर लीड रोल कर रहे हैं। For the first time in my life, I truly know what I'm at for. Human freedom का सबसे बड़ा कत्ल हमारे माशरे में, हमारे घरों में होता है। लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना जहां आप रोज जीते हो, रोज मरते हो, ये तलाक से ज्यादा बुरा है। लेकिन उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आपको पता है मैट्रिक में इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी उस बच्चे ने सुसाइड क्यों किया? देयर इज अ फादर। अपना 70% काम फ्रांस का ने खुद दिला दिया, क्योंकि वो इस काबिल समझता नहीं था कि यार मैंने कुछ लिखा है तो इसका कोई वैल्यू है, इसका कोई नहीं है। मुझे सोच कहां से आई इसके बाप से। वालेकुम, रॉ इम्तिसाल खान हियर। और आज मैंने एक मूवी देखी है, और ये मूवी जो है मैंने दूसरी मर्तबा देखी है क्योंकि मुझे पसंद ही इतनी ज्यादा है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। आप ऊपर नाम देख रहे होंगे, ये अगर मेरे व्हाइट बोर्ड पे नजर आ जाए, डेड पोएट सोसाइटी डीपीएस, एंड साथ में लिखा हुआ है ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या मतलब है इसका, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो बेसिकली जो डेड पोएट सोसाइटी है, ये मूवी एक कैरेक्टर के अराउंड घूमती है। वो कैरेक्टर है जॉन कीटिंग। जॉन कीटिंग जो है वो इंग्लिश का प्रोफेसर होता है, और 1989 के अंदर ये मूवी बनाई गई। और वहाँ एक स्कूल होता है जो वाल्टन्स एकेडमी, जिसका नाम होता है वाल्टन्स एकेडमी। ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स और कदामत पसंद किस्म का स्कूल होता है, क्योंकि जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो जो ग्रोइंग वर्ल्ड है उसके नए तकाजों से अपने आप को हम आग नहीं रखती, और बल्कि जो ओल्ड वैल्यूज और रिवायात चली आ रही हैं उनको ही अपने इदारे के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। लेकिन जो ये जॉन कीटिंग होता है ना, प्रोफेसर जो आता है, ये इसी स्कूल से पढ़ा होता है, और इसको इस स्कूल के जितने ड्रॉबैक्स होते हैं वो इसको पता होते हैं, क्योंकि वो इसी स्कूल में एज अ स्टूडेंट रहा होता है। फिर वो एज अ प्रोफेसर भी इसी स्कूल में आ जाता है। ये एक बोर्डिंग स्कूल होता है। तो जो पहला दिन होता है उसके अंदर जो उनकी जो एक किस्म की असेंबली होती है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे ओथ लेते हैं अपने इदारे के जो विजन, मिशन और वैल्यूज और ये जो चीजें होती हैं, जो ट्रेडिशंस होती हैं, उसमें उनसे ओथ लेते हैं सारे स्टूडेंट्स से। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स डिस्पर्स होके जो है क्लासेस में चले जाते हैं। अब जो जॉन कीटिंग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मेरा बड़ा फेवरेट है। उसकी कोटेशंस भी हैं, मैं जो साथ साथ वीडियो पे चलाऊंगा और आप पढ़िएगा, वो वाकई में जो सोल सर्चिंग है उसमें बड़ी हेल्प करेंगे आपकी। तो जॉन कीटिंग जो होता है वो पहले दिन ही आता है। अब आप देखें कि ट्रेडिशनल और अनट्रेडिशनल बंदे के अंदर कितना फर्क होता है। वो पहले दिन आता है, क्लास के अंदर सामने से एंटर होता है, और चुप करके जब सामने आता है ना, सारी क्लास में चुप हो जाती है कि सर आगे, जिस तरह का होता है इंसान को टीचर आ गया एहतराम में, लोग चुप कर जाते हैं। तो वो वहां से होता हुआ पिछले गेट से निकल जाता है। सारे एकदम कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि यार ये बंदा क्या किया इसने, एक गेट से एंटर हुआ, दूसरे से निकल के पीछे चला गया, ये कोई खेल खेल रहा है या कुछ छुपन छुपाई खेल रहा है हमारे साथ। फिर दोबारा जॉन कीटिंग जो होता है ना, दूसरे गेट से अपना जिससे गया होता है उसे थोड़ा सा वापस पीछे की तरफ जानता है और उन्हें इशारा करता है आ जाओ। सारे स्टूडेंट्स को इशारा करता है और उन्हें बाहर में गैलरी में ले जाता है। उस गैलरी के अंदर ना पिक्चर्स लगी होती हैं। वो पिक्चर्स होती हैं जॉन कीटिंग की। जब वो स्टूडेंट्स थे तो उनकी ग्रुप फोटो होती है जॉन कीटिंग की और उसकी क्लास की। तो वो उन्हें बताता है कि ये जितने भी लोग आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं ना, इस ग्रुप फोटो के अंदर, ये भी एक जमाने में इसी स्कूल में पढ़ के गए हैं। इन्हीं दरो दीवार, इन्हीं क्लास रूम्स के अंदर इनकी हा हा और शोर और हंसी कह के और लर्निंग और टीचिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ किया करते थे। और इनमें से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस वक्त मरो मट्टी तले दफन है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। और फिर वो उनके कान में विस्पर करता है कार्पे डिएम, कार्पे डिएम, कार्पे डिएम। वो सारे एकदम कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ये सर को क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं कानों में। तो फिर वो कहता है सीज द डे, सीज द डे माय फ्रेंड। तुम्हारे पास टाइम है। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अब वो जा चुके हैं, देयर टाइम हैज बीन एंडेड। तुम्हारे पास टाइम है, तो जो टाइम है उसको अपनी गिरफ्त में लो। सीज द डे, जो करना चाहते हो उसको कर गुजरो। डोंट थिंक फॉर टू लॉन्ग, डोंट ओवर थिंक। जो करना है उसे कर गुजरो। फिर वो क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जाने के बाद ये बड़ा एक ना, अब ओए होए होए, डेड पोएट सोसाइटी की तो सारी ही चीजें जो है मुझे वो इतनी अच्छी लगी है ना मूवी, आई रिकमेंड कि सबको देखनी चाहिए। जब वो क्लास में जाते हैं ना, अब क्लास में
वो इंट्रोडक्शन पेज होता है, वो कहता है कि यार किसी को पढ़ो ये इंट्रोडक्शन पेज ना। तो जब वो इंट्रोडक्शन पेज पढ़ता है ना, तो उस पर वो तरीका लिखा होता है कि आप पोइट्री की क्वालिटी को कैसे मेयर कर सकते हैं, कि पोइट्री अच्छी है नहीं अच्छी है। और ये रैंकिंग जिसे आप कहते हैं ना, एक रैंक कि पोइट्री कहाँ रैंक कर रही है। जिस तरह एक बॉलर्स होता है ना कि शुएब अख्तर ने इतनी स्पीड पे बॉल फेंकी तो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, तो इसी तरह वो पोइट्री को रैंक कर रहे थे कि जनाब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहाँ रैंकिंग आ रही है, शेक्सपियर की कहाँ आ रही है, और उनकी मुख्तलिफ नज्मों की क्या रैंकिंग है। तो इस बात पे ना वो ने कहता है कि यार ये इंट्रोडक्शन पेज सारे अपनी बुक से फाड़ दो। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं कि यार सर ये दूसरी बनो की चीज कर दी, पहले हमें बाइल ले गया, कहता है कार्पे डिएम सीज द डे सीज द डे। तो क्योंकि उनके लिए बातें बड़ी कहते हैं ना कि नॉन ट्रेडिशनल थी, अनऑर्थोडॉक्स थी। और वो तो इसी डिसिप्लिन के आदि थे कि खामोशी से बैठेंगे, एक सर्टन प्रोफेसर आएगा और वो आज के दौर में कहते हैं स्लाइड रीड करके चला जाएगा। उस टाइम पे वो है कि अपना बुक के कुछ लाइनें पढ़ेगा और हम उसको सुनेंगे, यस सर नो सर करेंगे और घर चले जाएंगे। तो वो कहता है कि यार आप ना ये बुक की ना पेजेस फाड़ दो। तो वो बुक के पेजेस फाड़ देते हैं। फिर उन्हें वो इसके पीछे एक रीजन बताते हैं कि पोइट्री को कभी भी मेयर नहीं करना, ये फील की जाती है, ये इमोशन है, ये फील की जाती है। और दूसरा, जब भी कुछ चीज पढ़नी है ना, तो इसके साथ साथ के राइटर क्या कह रहा है, गौर इस पे करना है कि इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। थिंक फॉर योर सेल्फ जो है वो कंसेप्ट वो उन्हें देता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। तो उसके बाद ना क्लास एंड हो जाती है और जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना वो डिस्पर्स हो जाते हैं, कोई सोने चला गया, किधर चला गया। जो नील पैरी होता है ना, ये दूसरा स्टूडेंट था जो जिसके साथ मैं बड़ा कनेक्ट किया, और मैं इसकी नील पैरी की जो स्टोरी है वो वाकई मैं चाहता हूँ कि मैं सबको सुनाऊं। और जो नील पैरी था ना वो बड़ा ही ना जॉन कीटिंग के साथ ना ज्यादा अटैच हो गया। उसको उसके आइडियाज बड़े अच्छे लगे, उसका एक अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ टीचिंग उसे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। तो उसने उसकी ना ओल्ड जो चीजें थी ना जॉन कीटिंग की, वो सर्च करना शुरू कर दी लाइब्रेरी में और इधर उधर, और जो ओल्ड आर्काइव्स होती हैं उनके अंदर। नील पेरी को ना जॉन कीटिंग की एक पुरानी बुक मिली, उसके अंदर डेड पोइट सोसाइटी का जिक्र था। अब ये नाम ही इस तरह का था कि डेड पोइट सोसाइटी, मरे हुए शायरों की सोसाइटी और तंजीम। उसने कहा यार ये क्या, अपना कोई ये बंदा हर काफी अनोखा करता है। तो उसने वो बुक लेके आया, उसने सारे दोस्तों को दिखाई। अब हर किसी को ये चीज जो थी उसके दोस्तों को एक्साइटेड लगी। तो इसका अपना नील पेरी का रूममेट था टॉड एंडरसन। अब जो रूममेट था ना इसका, वो इमोशनल एक्सप्रेशन उसका बहुत वीक था, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। और इंटरनली जो ही वॉज वेरी पोइटिक, और उसके जो आइडियाज की डेप्थ थी हो कमाल, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो लोगों से अलग थलग सा रहता था। ग्रुप को भी जबरदस्ती ज्वाइन करवाना पड़ता था उससे, यार आजा 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 आजा। तो वो इस तरह ज्वाइन करता था। तो जब उन्हें डेड पोएट सोसाइटी का पता चला, तो नील पेरी ने जॉन कीटिंग सर के पीछे पीछे चला गया और उन्हें इसरार किया कि यार हमें बताएं सर ये डेड पोएट सोसाइटी क्या है। तो जॉन कीटिंग ने कहा कि एक राज है, आपने किसी और से शेयर नहीं करना, कि फलां जगह पे केव है। और जब मैं आपके जमाने में था, स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं इस इन्वायरमेंट की, इस कंट्रोलिंग स्कूल की और जो है ये जो हर वक्त आपको कंट्रोल कर रहा है और आपने नजर रखे हुए है, इससे मैं बचने के लिए एक गार में जाया करता था और वहां जाके मैं शायरियां पढ़ा करता था, अपने दोस्तों को भी ले जाता था जिनको शौक होता था। तो इस आइडिया से बड़े इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं कि हमने जॉन कीटिंग सर की जो डेड पोएट सोसाइटी है उसको बहाल करना है, उसको दोबारा जिंदा करना है, रीलिव करना है उस एक्सपीरियंस को। तो वो सबसे छुपते छुपाते, वार्डन से छुपते छुपाते, और जब वो जा रहे होते हैं उनसे एक चीज पे ठोकर लगती है और ठक ठक की आवाज आती है, वार्डन फौरन उठ जाता है और टार्च मारता है कि भाई कौन जा रहा है। तो कुत्ता भौंकना शुरू हो जाता है। वो कुत्ते के लिए भी बच्चे बड़े तेज होते हैं, आपको पता है इस एज में जो माइंड है वो बड़ा शार्प होता है। तो वो कुत्ते के लिए पहले से चीजें अपने हाथ में लेके जा रहे होते हैं, उसको फौरन देते हैं, कुत्ता साइलेंट हो जाता है और वार्डन को लगता है कोई मसला नहीं है, और वो सारे रात को निकल जाते हैं। वो सारे जब गार में चले जाते हैं तो वहां जाके वो शुरू करते हैं जो उसकी बुक में लिखी होती है, जॉन कीटिंग की जो ओपनिंग लाइंस होती हैं, उसकी डेड पोएट सोसाइटी की मीटिंग्स की ओपनिंग लाइंस होती हैं। उसमें एक बड़ा प्यारा जुमला होता है, सकिंग द मैरो आउट ऑफ लाइफ, कि जिंदगी के अंदर से आप जितना कुछ मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूं, आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस टू। तो आप जिंदगी के इस जिंदगी में से आप जितना कुछ निकाल सकते हैं और खुल के जी सकते हैं तो आप जिए। तो इस चीज को जो है वो अपना स्टार्टिंग के तौर पे लेते हैं। उसके बाद सारे दोस्त अपनी अपनी जो उन्होंने खुद की नज़में लिखी होती हैं या याद की होती हैं या किसी फेवरेट अपने पोइट की नज़में एक दूसरे को सुनाते हैं। ये डेड पोएट सोसाइटी का घार के अंदर पहला दिन होता है। उसके बाद जब वो वाल्टन्स अकेडमी वापस आते हैं तो सेकंड डे पे अब जॉन कीटिंग पता क्या करता है, कि जॉन कीटिंग ना पहले दिन उन्हें कहता है कि यार तुम लोग बोर नहीं हो जाते सारा दिन एक ही तरह से चीजों को देख देख के। मतलब मैं क्लासरूम में एक ही गेट से आ रहा हूँ, एक ही डाइस पे खड़ा हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चला चला गया मैं।
एक ही पंखा, पंखा हमेशा मैं नीचे से देख रहा हूँ, छत को भी मैं नीचे से देख रहा हूँ, और आप लोगों को मैं अपने लेवल पे या अपने थोड़ा सा इधर बैठा हुआ टेबलों में देख रहा हूँ। फिर तुम लोग इसमें बोर नहीं हो जाते हैं? मैंने कहा फिर वो क्या करता है कि वो ना अपने जो टीचर्स टेबल होता है ना उस पर खड़ा हो जाता है, टीचर्स टेबल पे खड़ा होकर कहता है कि यार ऊपर से देखने का ना मजा ही अलग है, बड़े तुम लोग ना बड़े और तरह से नजर आ रहे हो, ये पर्सपेक्टिव पहले नहीं मैंने देखा था। तो वो उन्हें कहता है कि जिंदगी में डिफरेंट नजरियों से चीजों को देखना का जो है अपनी जिंदगी में एक अपनाओ ये अंदाज, डिफरेंट नजरियों से पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, तब आपका दिमाग खुलेगा। और थिंक फॉर योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो। वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। स्ट्राइव टू फाइंड योर ओन वॉइस, कि अपनी आवाज को फाइंड करो जो इंटरनली उठ रही है आपके अंदर, उस आवाज को फाइंड करो। जो आइडियाज हैं ये वाकई दुनिया को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। आई टोटली बिलीव दिस नोशन बाय जॉन कीटिंग। अब उसके बाद वो एक बड़ी फेमस लाइन है, वो अक्सर इंस्टा पे भी और रील्स में बड़ी वायरल हुई होती है। तो वो कहता है कि वी डू नॉट रीड एंड राइट पोइट्री बिकॉज इट इज क्यूट, वी रीड एंड राइट पोइट्री बिकॉज वी आर द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन रेस, एंड ह्यूमन रेस इज फिल्ड विद पैशन, लव, डिवोशन, and medicine, law, business are noble pursuits necessary to sustain life. But poetry, oof, it is a form of expression. Without beauty, without poetry, without love, life would be a false. Life would be a mistake. It would be meaningless. Oh, what are lines? What are lines? तो सेकंड डे पे ना वो जब ये सारी चीजें बोलता है तो नील पेरी जो है वो उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो नील पेरी का जो हाउस होल्ड होता है ना उसके वालिद भी जो है वो उसी स्कूल के अंदर प्रोफेसर होते हैं और बड़े ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स होते हैं। और जो वो कहते हैं ना कि जिस तरह हमारे माशरे के अंदर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, फलां का लड़का ये बन गया, फलां के लड़के ने ये किया, तो फलां के लड़के ने अपने बाप का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल आया, तुम भी लेके आओ। तो एक इस तरह ना एक इमेज के यार ये चीज माशरे में चल रही है, तो मेरा बेटा भी अगर उसी डगर पे चलेगा तो माशरे में मेरी भी बल्ले बल्ले होगी। मेरे और टीचर्स कहेंगे कि यार योर सन इज ग्रेट, योर सन हैज डन मार्वलस जॉब्स, ही हैज स्कोर्ड वंडरफुल ग्रेड्स। तो वो इस तरह के माइंड का एक पेरेंट होता है और बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा स्ट्रिक्ट। तो वो जो है नील पेरी पे काफी सख्ती करता है। तो उसको वो अपना पहले उसको इंजीनियरिंग में और लॉ में और इस तरह किसी शोबे में दाखिल कर देता है और उसे कहता है कि तुम ये डिग्री करो, हालांकि वो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होती। लेकिन नील पेरी बड़ा ओबीडियंट और बड़ा ड्यूटीफुल लड़का होता है, तो वो बाप की जो है ना हुक्म, उस डिक्टेटर बाप का हुक्म वो नहीं टालता और वो डिग्री शुरू कर देता है। लेकिन जब वो जॉन कीटिंग से मिलता है और उसके अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ टीचिंग को देखता है और सेल्फ एक्सप्रेशन की बात को देखता है, पोइट्री, स्ट्राइव योर ओन वॉइस, और फिर जॉन कीटिंग उन्हें मार्च पे ले जाता है, मार्च कराता है और वहां पे उन्हें वो कहता है कि जो तुम्हारे ओन बिलीव्स, तुम्हारे जो अपने बिलीव्स हैं ये बड़े यूनिक हैं। अगर पूरा क्राउड ये सोच रहा है कि यार तुम बड़े अजीबोगरीब हो, बड़े तुम ये क्या हरकतें तुम करते हो या तुम्हारे जहन में क्या सोचें आती हैं, सोचने दो, योर ओन थॉट्स आर यूनिक एंड वैल्यूएबल। और उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कोट पढ़ता है कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो ये जो सारा एक एनवायरनमेंट होता है, जॉन कीटिंग की पर्सनैलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की बूम, और जब वो टॉड एंडरसन को, जो मैंने आपको पहले बताया था कि नील पेरी का रूममेट है टॉड एंडरसन, जो सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, जॉन कीटिंग किस तरह उस बंदे का जो सेल्फ एक्सप्रेशन ना करने की उसके अंदर एक किस्म की, मैं इसे डिजीज ही कहता हूँ, तो किस तरह उसकी डिजीज को क्योर करता है कि वो उसे चीखने का कहता है, क्लास में जोर के चीखो, जोर के चीखो, जो तुम्हारे अंदर है वो निकाल बाहर करो। और फिर उसे आंखें बंद करने कहता है, उसे कहता है कि तुम क्या तुम्हारे ख्याल में आ रहा है, तुम्हारे क्या थॉट्स आ रहे हैं, उसको स्पीक आउट लाउड, उसे बोलो 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 बोलो, इजहार करो इजहार करो। जब वो सारे प्रोसेस से गुजरता है तो वो यकदम वो एक नया टॉड एंडरसन बन जाता है और वो सोचता है कि यार जो मैं एक्सप्रेशन नहीं कर पाता था वो तुम मैंने तो कर दिया है। कहता ना कि डरते डरते वही बात हो गई, तो जिस चीज से डरता है कि यार मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा तो कर दिया एक्सप्रेशन, अब डर खत्म हो गया। तो टॉड एंडरसन उस बीमारी से निकल गया। अब नील पेरी इस सारे इन्फ्लुएंस और इस सारे माहौल से अपने आप को इंटरनली डिस्कवर करता है और उसे इंटरनली आवाज आती है कि ही इज मेंट फॉर एक्टिंग। अब यहाँ उसकी जिंदगी जो नील पेरी की है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। कॉलेज के अंदर ऑडिशन स्टार्ट होते हैं और एक्टिंग में वो ऑडिशन देता है और उसको मेन लीड रोल मिल जाता है। लेकिन उसके वालिद को जब ये खबर मिलती है, उसके वालिद को ये खबर अपने कुलीग से मिलती है क्योंकि उसकी बेटी भी मेन लीड फीमेल रोल में होती है। तो वो कहता है कि आपका बेटा और मेरी बेटी एक जो ड्रामा है उसके अंदर लीड रोल कर रहे हैं। तो उसके वालिद को एकदम बड़ा सा शौक लगता है कि यार मेरा बेटा, और वो लाइन से किस तरह हट गया कि मैंने उसे कहा था कि यार इसी लाइन पे चलना है, ना कि सीध में इधर उधर नहीं होना, तो इधर उधर हो कैसे गया।
तो ये तो तौहीन होगी जनाब की। तो वो अपने बेटे के पास आता है और उसे डांटता है कि तुमने अपना मेरी नाक कटवा दी है, ये कर दी है, तो ये जो एक्टिंग है, ये जो स्टफ है, ये तुम्हें अपना क्यों अच्छा लगता है, तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो, तुम मेरा माशरे में अपना मेरा नाम खराब करना चाहते हो। वो जिससे कहते हैं अपने एक इमेज क्रिएट किया होता है कि मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है माशरे के अंदर और ये वो, और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट को अप होल्ड करना है। भाई तुम्हारी रिस्पेक्ट है, तुम खुद अप होल्ड कर लो, दूसरे बंदे पे क्यों एक एक्स्ट्रा इंडिविजुअल पे अपनी रिस्पेक्ट की जिम्मेदारी डाल रहे हो। लेकिन होता है, लेकिन वो नील पेरी उससे बड़ा डिसहार्ट तो होता है, लेकिन वो कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई ट्रूली नो what I'm meant for. And by God, I'm gonna do it. And I do not, and I will not step back from it. तो नील पेरी जॉन कीटिंग के पास जाता है। जॉन कीटिंग को कहता है कि ये मसला हो गया है, फादर कह रहे हैं तुम्हें मैं निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो जॉन कीटिंग उसे कहता है कोई मसला नहीं है, अगर पैशन को फॉलो करने में, अपने आप को ऑन करने में निकल के कोई मसला नहीं, यहाँ से निकल के तुम्हारे पास आज़ादी होगी, फिर जिद करते फिरना। तो उससे वो और इनकरेज हो जाता है, और वो जब जाता है और प्ले का दिन आ जाता है और वो उस ड्रामा स्किट के अंदर रोल प्ले करता है, और उसकी एक्टिंग वंडरफुल वंडरफुल वो एक्टिंग करता है, और उसके अंदर वो सारे लोग बड़ा चीयर करते हैं और क्लैप करते हैं नील पेरी के लिए, और फर्स्ट पोजीशन आती है उसके ड्रामा स्किट की। एंड पे, हाल के एंड पे उसका बाप ऐसे करके मुंह बना के खड़ा होता है कि तुम आओ बच्चों, तुम्हें देखता हूँ। तो जब वो ड्रामा एंड हो जाता है, तो वो जब वो जाता है तो उसके दोस्त बड़ा उसे उठाने के लिए, जिस तरह एक चैंपियन को उठाते हैं, वो उसके करीब आते हैं, लेकिन उनका वालिद सबको डांट के पीछे कर देता है, और उसको बड़ा वो कहते हैं ना कि एक एब्यूजिव वे के अंदर उसे गाड़ी में बिठाता है और घर ले जाता है। अब जब उसका वालिद उसे घर लेके जाता है, तो वहां जाकर उसे डांटता है कि अगर तुम यहाँ नहीं रुके तो मैंने तुम्हें अपना डॉक्टर बने हार्वर्ड में भेज देना है, 10 साल का जो ड्यूरेशन है। तो वो कहता है, नील पेरी कहता है कि अब 10 साल, दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम फादर, ये बहुत बड़ा टाइम है, और आप मुझे एक ऐसी चीज में भेज रहे हैं जो मुझे पसंद भी नहीं है, मेरी जिंदगी कितना टाइम आप जो है वो जाया करने में तुले। लेकिन बाप और बेटे के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, और वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा होता उसके सामने, क्योंकि वो एक डिक्टेटर टाइप बाप होता है जो अपनी ही थोपता है और अपनी ही मनवाता है और अगले की नहीं सुनता। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके बाद उसका बाप जो है वो सोने के लिए चला जाता है, और वो थोड़ा सा अपसेट होता होता अपने कमरे में जाता है, और जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके इमोशंस हैं, वो बड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं कि he was very talented guy. Neil Perry has you can say that he was a born actor. तो वो उठता है और he commits suicide. तो वो सुसाइड कर लेता है, बाप को गोली चलने की आवाज आती है, और वो बड़ा परेशान उठता है, देखता है कि बेटा चला गया, इकलौता बेटा होता है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा होता। तो उसका फिर जो इदारा है अपने इमेज को होल्ड करने के लिए, उसका जो सारा इल्जाम होता है वो जॉन कीटिंग पे डाल देता है कि यार मतलब इसने ही एक्सप्रेस किया था कि फाइंड योर वॉइस, और इसने ही उन्हें कहा था, और वो नील पेरी इससे टीचर से इम्प्रेस था, तो टीचर की बात पे उसने अमल किया, इस वजह से सुसाइड हुई है। और वो अपना वो कहते हैं ना स्केप गोट फाइंड करना, तो वो स्केप गोट जो जॉन कीटिंग को बना देते हैं, हालांकि मेन जो कल्प्रिट था वो उसका बाप था। अभी जब वो जॉन कीटिंग को कॉलेज से निकाल रहे होते हैं क्लास से, तो जो सारे बच्चे हैं वो बड़े खामोश और बड़े उदास बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार इसने तो हमें हेल्प किया, और इसकी मौजूदगी में हमने फाइंड किया अपनी लाइफ का पर्पस। और हम वो दिन जो थे ना कि मोहब्बत गुलशन जहाँ बहार अस्त, कि लव इज द ओनली सीजन ऑफ स्प्रिंग इन द गार्डन ऑफ लाइफ, जिंदगी के बाग में मोहब्बत ही सिर्फ मौसम बहार है। तो वो उसे मौसम बहार की तरफ देखते थे, क्योंकि जॉन कीटिंग हैज ट्रांसफर्ड लव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन फ्रॉम हिमसेल्फ टू हिज प्यूपिल्स। तो जब वो जाने लगता है, तो जो प्रिंसिपल होता है वो बड़ा खुश और होता है कि यार इससे जान छूटी, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ स्कूल का दामद पसंद, और वो चाहते हैं कि हम इस तरह ही चलाएं, स्ट्रिक्टली बच्चों को जो है ना वो एक कंट्रोल कैबिन में बंद करके, एक जो है वो समझो एक बंद कैबिन के अंदर और कंट्रोल कैबिन के अंदर जो हम कह रहे हैं वो करना, और हर वक्त डिक्टेटिव सा बिहेवियर। और ये बंदा एक था जो उस सिस्टम के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी इसने। तो वो टॉड एंडरसन सरप्राइजिंगली उस वक्त उठता है, जो बंदा एक्सप्रेस भी नहीं करता अपनी लाइफ को कभी भी, दोस्तों में भी नहीं करता, तो वो उस वक्त उठता है और अपने टीचर को ट्रिब्यूट देने के लिए खड़ा होके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने डाइस पे खड़ा होके, टेबल पे खड़ा होके कहता है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन। फिर उसको देखते देखते और भी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, जॉन कीटिंग को ट्रिब्यूट देते हैं, और ये सबूत होता है उस चीज़ का कि उन्होंने एक ऐसे शख्स के साथ जाती की कि जिसने अनट्रेडिशनली जाके उन लोगों को हेल्प किया, और नील पेरी ने अपनी जिंदगी के वो लम्हात जिसकी टीचिंग्स की वजह से जिए, जो अपने बाप के अंडर रहते हुए कभी भी ना जी सकता, और 100 साल की जिंदगी तो पा लेता, लेकिन घुट घुट के कुछ भी बड़ा क्रिएट ना कर सकता। ये थी कहानी। और दो इससे
लेसन्स हैं नील पेरी की डेथ से। अब बेसिकली इसको आप रिलेट करें हमारे माशरे से भी। हमारे माशरे के अंदर भी मेजॉरिटी फैमिलीज जो है उनमें एक डिक्टेटर बैठा हुआ है ऊपर, और वो डिक्टेट करता है हर चीज को। कब तुमने उठना है, कब तुमने खाना है, क्या तुमने पीना है, क्या तुमने पहनना है, किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज को वो डिक्टेटर डिक्टेट करता है। और दूसरा, जो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं उनको भी डिक्टेट किया जाता है। तुमने डिग्री कौन सी करनी है, शोबा कौन सा इख्तियार करना है, टाइम कहाँ स्पेंड करना है, और तुमने शादी किससे करनी है। ह्यूमन फ्रीडम का सबसे बड़ा कत्ल हमारे माशरे में, हमारे घरों में होता है। ह्यूमन विल का सबसे बड़ा कत्ल। और इसको, अपनी इस डिक्टेटरशिप को मेंटेन करने के लिए उन सर्टन लोगों पे, जिनमें पेरेंट्स आ जाते हैं, किसी का फादर होगा, किसी की मदर होगी, और अभी आप लोग कहेंगे कि यार हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो बहुत अच्छा है, तो मैं आप लोगों की बात भी नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों के साथ ये होता है, जिनके फैमिली में एक डिक्टेटर बैठा होता है जो सब चीज़ डिक्टेट करता है, जो उनके कैरियर से लेके, उनकी शादियों से लेके, उनकी हर चीज़ को डिक्टेट करता है, जो कि एक जिंदा और आज़ाद इंसान के जहन और दिमाग और फिक्र को बंद और मफलूज करके रख देता है। और इसके इनके डिक्टेट करने का क्राइटेरिया पता क्या होता है? नील पेरी की जिस तरह जिंदगी चलेगी एक डिक्टेटर की वजह से, तो इनके डिक्टेट करने का क्राइटेरिया होता है कि मैं तुमसे बड़ा, तुमसे पहले पैदा हुआ, मेरी तुम्हारी तुमसे उम्र ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरा तजर्बा ज्यादा है। तो मेच्योरिटी को एज से कंफ्यूज करते हैं, हालांकि मेच्योरिटी अर्ली एज में भी आ जाती है, और बाज़ बंदों को 80 साल की होकर भी मेच्योरिटी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने काम जिंदगी में क्या किया, वो 80 साल गुजारे कैसे हैं, प्रैक्टिकली क्या चीज़ें की हैं, मीनिंगफुल क्या चीज़ें की हैं, लोगों की ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस कितना डाला है, तब जाके मेच्योरिटी आती है। और क्या पढ़ा है, क्या उन्हें आता है, कितनी रिसर्चेस की हैं, कितने थीसिस उन्होंने किए हैं प्रैक्टिकली, तब जाके मेच्योरिटी आती है। इसका एज से और बाल सफेद होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी को किसी भी एज में आ जाती है। तो उस डिक्टेटरशिप को होल्ड करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। अब तुम्हारे आगे जुबान चलाएगा। और फिर जी के पेरेंटल लव इज सेल्फलेस। अब आप मुझे बताएं कि इसका, अभी आपको वो कहते हैं ना, जिस तरह पीके में वो डेमो देता है कि जब वो कहती है करीना कपूर के बड़ा मुझसे प्यार करता है, तो कहता है कि अभी देखना, तो उसके जूतों पे चटनी जब वो गिरा के पहले जाता है तो उसे पता चल जाता है कितने डॉलर के जूते थे। फिर वो करीना कपूर के हाथ से घड़ी लेके कहता है कि यार देखो उसकी घड़ी घूम गई है, इसने गुम कर दिया घड़ी। तो बड़ा डांटता है, कितने डॉलर की घड़ी थी, तुम पागल हो गई हो, तुमसे चीजें नहीं संभालती, बच्ची हो तुम। तो उसे पता चल जाता है कि यार इसको कितना मुझसे प्यार है और कितना चीजों से प्यार है। तो इसी तरह ना, जब कहते हैं कि पेरेंटल लव जो है वो सेल्फलेस होता है, तो आप इस सेल्फ लव का भी एक दफा प्रैक्टिकल डेमो करके देख लें। आपको मैं मशवरा देता हूँ कि आप वो चीज कह के जो देखें जो सिर्फ आपको पसंद है और उनको पसंद नहीं है, डेमो कर लें, फिर देखते हैं आपको वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये डेमो करके देख लें। वो आपको हर उस चीज में सपोर्ट करेंगे जो उनको पसंद है, जो उनके जो है ना एक सोशल रिस्पेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। किसी से मेरी सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, फलां का बेटा, फलां का बेटा, उसमें उसमें तन मन धन लगा देंगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे ये पसंद है, तो हो जाओ आराम से बैठ, क्या कर रहा है ये, तो ये सेल्फलेस लव तो ना होगा, ये तो लव विद सम पर्क्स हुआ, कि ये ऐसा लव है जिसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो बेसिकली हमारे माशरे के अंदर इस डिक्टेटरशिप ने बहुत से लोगों के ख्वाबों को जो है वो तबाह किया, बहुत से ख़ास तौर पर ख़वातीन को, और उनसे मर्जी भी नहीं पूछते, शादियां कर देते हैं, और ऐसे ऐसी जगह उन्हें बांध देते हैं कि अगला बंदा शराबी होता है और उसका जो है वो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ बांध देते हैं। तो फिर बाद में होता क्या है कि वो बच्चे बेचारी फिर कहते हैं तुम्हारी लाश ही निकली इस घर से, तुमने नहीं आना। तो सारी ज़िंदगी जो है उस घर में अपना तड़प तड़प के अपने ख्वाहिशात का गला घोंट के गुजार जाती है, लेकिन कोई जो है उसको ऑन भी नहीं करता। ये सेल्फलेस लव होता है। ये सेल्फलेस लव होता है कि आप कहते हैं जुल्म को बर्दाश्त करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ। और एक इस्लामी माशरे के अंदर इस तरह की तालीम क्यों आम है? मेरा तो ये भी सवाल है कि इस्लामी माशरे के अंदर ये तालीम क्यों आम है कि जुल्म को बर्दाश्त करी जाओ, लाश ही निकले तुम्हारी।
इमाम हुसैन की मिसाल भूल गए हो? जुल्म के खिलाफ नहीं उठोगे? तलाक बेशक बुरी चीज़ है, लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना जहाँ आप रोज़ जीते हो और रोज़ मरते हो, ये तलाक से ज़्यादा बुरा है। अपनी बच्चियों को जो है वो सिखाएं, उनको ये ना करें कि तुम्हारी लाश निकली, उन्हें कहें अगर कोई जुल्म करता है या तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है तो छोड़ा ना, हम हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है और हम तुम्हारी जो खुशियां हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है वो स्ट्रगल करेंगे। इस तरह एक इंडिविजुअल लिबर्टी जो है माशरे अचीव करते हैं। और जहाँ पे जिन माशरों के अंदर इंडिविजुअल परवान नहीं चढ़ता ना, वहाँ पे कभी भी डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती। एक डिक्टेटर बैठ के आपको डिक्टेट कर रहा होता है कि आपने वोट किसको देना है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी आ सकती? कभी भी नहीं आ सकती। और मैं आपको अभी वीडियो अभी जो है वो ड्यूरेशन काफ़ी हो गया, लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं कुछ बातें करूँ आप लोगों के साथ। बात यह है कि मैं जब एफएससी में था तो उस वक्त एक बच्चा था, हालांकि मैट्रिक में था, उस वक्त 10th में था, हम एफएससी में होते थे, तो उस बच्चे ने स्कोर भी काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी अच्छे उसके मार्क्स थे, इकलौता बेटा था, वालिद साहब उसके टीचर थे, लेकिन वो बिल्कुल नील पैरी के वालिद की तरह बड़े डिक्टेटर टाइप वालिद थे। तो उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया मैट्रिक के अंदर, लेकिन उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। आपको पता है मैट्रिक में इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी उस बच्चे ने सुसाइड क्यों की? द रीजन वाज हिज फादर, बिकॉज ही वाजंट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स हिज सन हैज प्रोड्यूस्ड। उसकी एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई, हालांकि हिज सन स्कोर्ड 90% एंड ही वाज फाइटिंग फॉर 95%। उसके फादर ने कहा कि 95% आएंगे तो तब तुम मेरे बेटे हो, अदरवाइज तुम मेरे बेटे नहीं हो, आई विल डिसऑन यू। ये सेल्फलेस लव होता है, आई विल डिसऑन यू। तुम्हारा मैंने डॉक्टर बनाना है, तुम्हें मैंने एमबीबीएस में एडमिशन दिलाना है, तो तुम्हारा 95 से कम आया तो गवर्नमेंट में मेरिट नहीं बनेगा, तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, तो आई विल डिसऑन यू। तो उस बच्चे ने डिसहार्ट होके सुसाइड कर ली, और उसके जो न्यूज़ का जो इम्प्रिंट है ना, न्यूज़ का जो इम्प्रिंट है वो आज भी मेरे दिमाग पर है। उसकी न्यूज़ का इम्प्रिंट आज भी मेरे दिमाग पर है, और मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि अब उसके पास क्या बचा। एक ही बेटा था, सुसाइड कर ली, चला गया, कहाँ गया 95%? कहाँ गया 95%? खुदारा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी किसी न किसी स्टेज पर, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है और दुनिया का काफ़ी हिस्सों में खैर ऐसे ही होता है, इंसान हर तरह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होता है, बस बाकी चीज़ें सेम ही होती हैं लोगों में। तो आप अगर मुझे कहीं से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर तो आप हैं एक पेरेंट, तो मेरी बात डायरेक्टली आपसे है। बराए मेहरबानी, आपने जिस बच्चे को पैदा करने की जिद्दोजहद की है, एफर्ट की है उसको दुनिया में लाने की, अल्लाह ही लाता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो आपकी जागीर नहीं है, उसको अपनी जागीर समझना और अपना गुलाम समझना छोड़ दें। जिस तरह मार्क्स ने कहा था ना कि जो स्टेट और सोसाइटी अपने अफराद की जिम्मेदारी नहीं लेती, तो वो अपने जो सरबराहान होते हैं, जो ये वालिदैन होते हैं, तो उनके बच्चे उनके यहाँ स्लेव्स बन जाते हैं, वो स्लेवरी के तौर पे यूज़ होते हैं। तो खुदारा जो है अपने बच्चों को स्लेव बनाना छोड़ दें, उनको अलग आज़ाद फ़र्द के तौर पे देखा करें कि जो अकरम है या शाहनवाज है, उसके सर्टन ड्रीम्स हैं, उसकी सर्टन लाइफ है, उसके सर्टन लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं। अपनी चीज़ें ना थोपें, ना ही किसी को आप अलाउ करें कि कोई आप पर अपनी चीज़ें थोपे, और ना ही आप किसी और पर अपनी चीज़ें थोपें, क्योंकि जो आज़ादी देता है उसको आज़ादी का हक है। आप फिर कहाँ कोरोना रोते हैं कि हमारे जो अथॉरिटेटिव रिजीम बन गया पाकिस्तान, यहाँ पे जो है इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं। आप किसी को इंडिविजुअल लिबर्टी देते हैं? देते हैं? आप तो उनके ड्रेसिंग से लेके, उनके जूते पहनने से लेके, उनके बोलने तक को रेगुलेट करते हैं।
सीसीटीवी कैमरे बने हुए हैं आप। तो आप तो किसी को लिबर्टी नहीं देते, जिसका मतलब आपको नहीं मिलनी चाहिए। मका फातिहा तो यही होता है। फिर आप गिला भी ना किया करें। तो जब आप लाइफ के अंदर जब आप समझ के चलते हैं, तो आप इन चीज़ों को गिला भी नहीं करते कि मुझे लिबर्टी क्यों नहीं मिली, मेरी आज़ादी क्यों चली गई। अगर और ये चीज़ आती कहाँ से है, मैं ज़रा इस पर भी थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। ये आती कहाँ से, जब आप कि अपने पेरेंट्स इस तरह के होते हैं ना, या अपना माहौल जहाँ पे परवरिश पाई होती है, दबा के आपको रखा होता है, तो आप कहते हैं कि मुझे आज़ादी नहीं मिली, अब इसको क्यों मिले। मेरे वालिद ने तो मुझे एक सबक नहीं आया था, इतने 20 डंडे मारे थे, मैं भी मारूंगा। तो आपको वो जो पैटर्न होता है ना, वो आप समझते हैं कि ये अब हमारी खानदानी, कहते हैं ना खानदानी हकीम, तो आप समझते हैं कि अब ये हमारी खानदानी ट्रेनिंग है। और इस तरह दैट इज हाउ अ चाइल्ड शुड बी ट्रेंड। इफ दैट इज हाउ अ चाइल्ड शुड बी ट्रेंड, तो वो तो तुम्हारे जैसे बन जाएगा, और तुम तो हो ही बहुत अनप्रोडक्टिव। क्योंकि प्रोडक्टिव बंदा कभी किसी की लिबर्टी को सल्व नहीं करता। अपने बच्चों को इंडिविजुअल के तौर पर देखें। अभी आप देखें कि माइकल एंजेलो के हाथ में अगर ब्रश ना होता तो आज को जानता उसे। वेव रिचर्ड के हाथ में बैट ना होता तो आज को जानता उसे। या फ्रांस कफका के हाथ में कलम ना होता तो आज को जानता उसे। अब जो फ्रांस कफका है, अब इतनी स्टोरीज निकल ही रही हैं, और इसी चीज़ से टॉक्सिक पेरेंटिंग से रिलेटेड स्टोरीज हैं। तो फ्रांस कफका का बाप भी बहुत ज़्यादा जो था वो एक डिक्टेटर टाइप बंदा था, और उसे वो मारा करता था। और फ्रांस कफका एक लेटर में अपनी माँ को लिखते हैं कि जी अब अपना टू माई डियर फादर, अपने प्यारे मोहतरम वालिद के नाम, कि जब आपने मुझे सर्दी में, सख्त सर्दी में बालकनी में खड़ा करके पीछे से कुंडा लगा दिया था, तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि उस दिन मेरी रूह मर गई थी। वो लिटरली अब्यूज किया करता था कि तुम ये जो है वो राइटिंग क्यों करते हो, तुम क्यों लिखते हो, क्यों राइटिंग करते हो। इस काम को फजूल समझता था। कहता तुम्हें क्लर्क बनना चाहिए, क्लर्क बन। अब कफ का क्लर्क बन गया बाप की खुशी के लिए। तो एक ऐसे काम में जो उसको पसंद भी नहीं था, दिन ब दिन घटता घटता अंदर से सीवी खाती रही, और डिप्रेशन और स्ट्रेस और इस चीज़ में ज़्यादा ज़्यादा कम उम्र में मर गया। अपना 70% काम फ्रांस कफका ने खुद जला दिया, क्योंकि वो इस काबिल समझता ही नहीं था कि यार मैंने कुछ लिखा है तो इसके अंदर कोई वैल्यू है, इसके अंदर कोई नहीं है। पूरी सोच उसके अंदर कहाँ से आई, उसके बाप से, कि तुम तो हो ही नहीं कम है, तुम तो हो ही जाहिल, तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट हो ही नहीं सकता। और वो भी जो उसके थोड़े बहुत चीज़ें बची हैं, वो भी उसके एक फ्रेंड की वजह से बची हैं। और एक ही उसने फ्रेंड बनाया था, खुश नसीबी थी हमारी कि हमें वो जो है राइटिंग से उसकी मिल गई। उस फ्रेंड को अपना जो हमें शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने पब्लिश कर दी। लेकिन वो भी उसने उसे कहा था कि यार ये जला देना, जो है ये किसी काम का नहीं है। तो ये जो टॉक्सिक पेरेंटिंग कल्चर है, वो जो डिक्टेटरशिप है ना, खुदा रहा इस डिक्टेटरशिप से जो है अपने बच्चों को बचाएं। अगर आपके साथ ये डिक्टेटरशिप हो गई हुई है अपने बचपन में, तो इसको आगे ट्रांसफर ना करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, इसको आगे ट्रांसफर ना करें। एक इंडिविजुअल जब राइज करता है तभी डेमोक्रेसीज जो है राइज करती हैं, और जब डेमोक्रेसीज राइज करती हैं, कंट्रीज राइज करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप एक बंदे के सोचने समझने की सलाहियतों को बिल्कुल जो है वो तल्फ करके, जिस तरह कहते हैं ना कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम, कि जो जड़ी बूटी जो नुकसान पहुंचाती है उसको तल्फ करने के लिए स्प्रे, तो इंसानी टैलेंट को तल्फ करने के लिए जो स्प्रे हैं वो लोगों के वालिदैन और ये जो है डिक्टेटर्स बने हुए हैं, जो सरबराहान होते हैं घरों के, तो ये स्प्रे करना छोड़ दें लोगों के जहनों पे। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं अपने दोस्तों के जो है फैमिलीज में, ऐसी किस्से कहानियां मैंने सुनी हैं कि बंदे की अब जो है शादी वो भी पेरेंट्स ने कराई। अब उस बंदे के पास शादी से रिलेटेड जो उसकी जिंदगी में मसाइल आ रहे हैं वो सारे अपने वालिदैन से पूछ रहे हैं, अपने अबू से पूछ रहे हैं। और उसकी बेगम इसकी वजह से डिस्टर्ब है कि उसने कहीं जाना होता है, उनका पर्सनल मामला है मियाँ बीवी का, वो अपने वाली से मशवरा कर रहे हैं। अब ऐसा बंदा जब कल को बच्चे पैदा करेगा, उसके बच्चे कितने ट्रबल चाइल्ड होंगे आप अंदाजा करें, कितने ट्रबल जिंदगी गुजारेंगे उसके बच्चे, क्योंकि वो हर चीज अपने दादा से पूछ के करेगा। तो सोच को डेवलप होने दें, इंडिविजुअल्स को डेवलप होने दें, और इस डिक्टेटरशिप से अपने बच्चों को आज़ाद करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, लेकिन उन्हें डिक्टेट ना करें।
और उन्हें फलने फूलने दें, और ताकि फिर ये है कि आपको भी फिर चैन आए, सुकून आए, और आपके जाने के बाद वो शुक्र अदा ना करें कि चला गया, हमारे सर से बोझ उठ गया, बल्कि वो उन्हें एक गम हो गया कि अच्छा इंसान चला गया, ना कि वो ये सोचेंगे कि बोझ उठ गया, हमारे सर से कब्जा करके बैठा था हर चीज़ पे। तो इसलिए जो है अपनी आखिरत और अपनी दुनिया हर चीज़ की बेहतरी के लिए अपनी जो औलाद है इसका जो है इसको आज़ाद करें। शुक्रिया।